डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट क्लास की फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बताना चलूँ कि ये जो चैप्टर है काइनेमेटिक, ये दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। एक तो पहला पार्ट है कि इसमें है वेक्टर्स, और जो 2 है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसी तरह इसके जो प्रॉब्लम्स है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं दो पार्ट्स में। जो इसमें टोटल प्रॉब्लम जो है वो है 6। उन 6 में से जो पहले 3 न्यूमेरिकल हैं वो वेक्टर्स के बारे में हैं, और जो 4 से लेकर 6 तक हैं तो वो प्रोजेक्टाइल के बारे में है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे प्रोजेक्टाइल है क्या। ज़्यादा हम इसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे, सिर्फ ये समझाएंगे कि इसके जो फार्मूला होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रोजेक्टाइल में लगेंगे, सिर्फ वो फार्मूला हम लिखेंगे। तो सबसे पहले कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल को हम कहेंगे कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। इट इज 2 डायमेंशनल मोशन of an object under the influence of force of gravity of earth। या कभी कभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन को मोशन इन 2 डायमेंशन भी कहते हैं। अगर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे कहेंगे कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन 2 डायरेक्शंस हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द वर्टिकल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मोशन 2 डायमेंशन, इन अदर वर्ड्स द प्रोजेक्टाइल। अब उनके फार्मूला की बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फिगर। उसमें देखते हैं फिगर की वजह से कि हमारे जो फार्मूला बनते हैं वो कितने बनते हैं और कौन कौन से बनते हैं। तो देखते हैं फिगर में। हमारे पास ये एक प्लेन बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस होता है इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, जो वाई एक्सिस होता है इसको वर्टिकल कहते हैं। सपोज करें कि एक पर्सन है, यहां से चल रहा है और दौड़ता आ रहा है, रनिंग करके आ रहा है। जब यहाँ पहुंचता है तो फिर वो जंप लगाता है। जैसे ही जंप लगाएगा ए से जाके यहाँ गिरेगा। अब देखते हैं कि इसमें फार्मूला कौन कौन से होंगे। अब देखें, जब ये यहाँ से चला था तो इसने यहाँ तक क्या कवर की थी, हाइट। यहाँ तक कवर क्या किया था, हाइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कवर क्या किया, ये भी हाइट। तो इस हाइट में और इस हाइट में क्या फर्क है, तो हम कहेंगे इस हाइट को कहा जाता है मैक्सिमम हाइट। तो इस मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला होगा वो फार्मूला लिखेंगे हम। वो फार्मूला होता है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब ये जो v0 है इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और थीटा तो एंगल है, g जो है वो उसकी ग्रेविटी है, इसलिए ये इसका फार्मूला हो गया। अब अगर हम बात करेंगे, जब ये बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक चली और मैक्सिमम हाइट तक पहुंची तो उसने टाइम कितना लिया, ये वाला टाइम, कहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितना भी टाइम लिया इसको कहा जाता है टाइम फॉर अपवर्ड। और इसको हम शो करते हैं फार्मूला में कैसे, टी और बेस में हम 1 लगा देते हैं और फार्मूला होता है इसका v0 साइन थीटा अपॉन जी। और उसके बाद यहां से लेके यहां तक आएगा तो ये हो जाएगा टाइम फॉर डाउनवर्ड। इसको शो करते हैं हम किससे, ये याद रखना, टाइम फॉर अपवर्ड एंड टाइम फॉर डाउनवर्ड ये बोथ आर द सेम, बोथ आर द इक्वल। क्योंकि टाइम फॉर अपवर्ड अगर 2 सेकंड लगते हैं तो टाइम फॉर डाउनवर्ड भी 2 ही सेकंड लगेंगे, तो इसलिए ये दोनों बराबर होते हैं। जब ये दोनों इक्वल है तो फार्मूला भी इनका क्या होगा, सेम होगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, टी फॉर डाउनवर्ड सेम फार्मूला v0 साइन थीटा अपॉन जी। और याद रखना, कभी कभी क्या करते हैं कि ये T1 को हम T डैश से भी शो करते हैं और T2 को कैपिटल T लगा के डबल डैश से भी हम शो करते हैं। अब जो होगा, अब बात ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा इसको टाइम लगा, उस टाइम को क्या कहेंगे, ये हम कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितना टाइम वो हवा में बॉडी रही, इसलिए उसको कहा जाता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और उसका जो फार्मूला बनेगा वो T इज इक्वल टू v0 साइन थीटा अपॉन जी बनेगा। उसके बाद एक अलग से हम बात कर रहे हैं, और मैं फिगर को भी थोड़ा अलग बनाने जा रहा हूँ। देखो कैसे,
भाई ये तो हमारा था एक्स एक्सिस, ये था हमारा वाई एक्सिस, बॉडी तो ऐसे चल रही थी। अब बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है, जब ये बॉडी यहाँ से चली यहाँ तक पहुँची, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी डिस्टेंस कवर किया उसको कहते हैं रेंज। और रेंज भी कौन सी? हॉरिजॉन्टल। इसको हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है इसका फार्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है बी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब आप देखना रेंज जो है और हाइट में जो फर्क है, इसमें साइन पे स्क्वायर है और यहाँ साइन 2 थीटा है। ये स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब चीज करती है कि ये कभी कभी हम 2 थीटा लिख देते हैं और इसको कभी स्क्वायर लिख देते हैं। तो याद रखना ये साइन स्क्वायर थीटा होता है और ये साइन 2 थीटा होता है, और इसके अपॉन में 2g होता है और इसके अपॉन में g होता है। ये फार्मूला याद रखना, जब हॉरिजॉन्टल आए तो ये फार्मूला होगा, अगर रेंज आए तो फिर ये फार्मूला होगा। मगर इसके साथ अगर हम बात करते हैं कि देखो कि हमने यहां से किसी बॉल को किक किया है और वो बॉल यहां पे गिरा, मगर किसी को हमने यहां से मूव कराया है, यहां से ऐसे, और वो थोड़ा दूर जाके गिरा है। तो अब पता चला कि ये जो रेड वाली एंगल है वो अलग है और जो ब्लैक वाली एंगल है वो अलग है। कि बताओ कौन सी एंगल पे बॉडी जाके दूर गिरेगी, उस एंगल को हम कहते हैं मैक्सिमम रेंज। उस एंगल के हवाले से जो भी डिस्टेंस कवर करेगा वो मैक्सिमम रेंज होगा। अगर खाली ये है तो रेंज होगा, मगर दूर गिरे बिनिस्बत इसके तो उसको कहा जाता है मैक्सिमम रेंज। रेंज मगर कौन सा? मैक्सिमम। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है रेंज मगर कौन सा? मैक्सिमम। तो हो जाएगा उसके लिए बी नॉट स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। ये होगा 6 फार्मूला। एक 7 की लास्ट में बात करते हैं, उसके फार्मूला की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई देखो जब ये बॉडी यहां से चले, जब ये बॉडी यहां से चले और ये जिस बॉडी जिस रास्ते से चल रही है इसको कहा जाता है पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये जो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल होता है इसका नाम होता है ट्रेजेक्टरी, इसका नाम होता है ट्रेजेक्टरी। तो अब जो बारी है हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 में है कि शो दैट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम विथ एग्जांपल्स। अब इस सवाल में यह पूछा गया है कि आप बताएं कि जो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल होगी वो क्या होगी? वो होगी सेम। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल होगी सेम। भाई कब सेम होगी? जब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो। तो अब सबसे पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं। भाई एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये सम होता है दो एंगल्स का। कैसे? सपोज करें कि भाई हमारे पास एक एंगल है 10 की, ये 10 की एंगल है, और दूसरी है हमारे पास 80। अब एक 10 की हो गई, दूसरी 80 की हो गई, तो ये 10 और 80 इनको जब हम सम करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 90 के बराबर हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री हम कहते हैं इसको है कि अगर हम दो एंगल्स का सम करें आपस में और वो बराबर हो 90 के तो उसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये तो पहली एग्जांपल थी। कोई दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करें कि भाई एक एंगल है वो है 20, तो बताओ कॉम्प्लीमेंट्री के लिए दूसरी एंगल कौन सी होगी? सीधी सी बात है कि वो हो जाएगी हमारे पास 70। भाई वो क्यों 70 की होगी? क्योंकि जैसे हमने 10 और 80 को जमा किया था तो 90 हुआ था। अब 20 को और 70 को जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 बनेगा। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, दो एंगल्स का सम 90, दो एंगल्स का सम 90। इसी तरह अब हम एक एग्जांपल और लिख देते हैं कि सपोज करें कि हमारे पास एक एंगल है 30 डिग्री की और हमारे पास जो दूसरी एंगल है वो किसकी होगी? सीधी सी बात है 90 में से अगर 30 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? सीधी सी बात है हमारे पास बचेगा 60। तो
अब सवाल में भी ये क्या कहा गया है कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगी, सेम होगी। मतलब कैसे, देखना, प्रोजेक्टाइल में हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई 10 की एंगल से मूव करे वो भी इस पॉइंट पे आके गिरेगी बॉडी। अगर 10 से ना हो, अगर 80 से हो, उसको भी, उसकी भली हाइट ऊपर हो मगर उसका जो टाइम भले उसको सेम लगेगा, बाकी जो उसका रेंज होगा वो सेम होगा। अब देखना, जब हम इसकी बात करते हैं उसी में भी ऐसे ही होगा। जो 20 की एंगल होगी उसकी रेंज ये होगी, तो 70 वाली की रेंज क्या होगी, वो भी सेम होगी। तो वो तो हम शो यहाँ भी कर सकते हैं कि 10 वाली यहाँ गिरेगी और 80 वाली जाके इसी पॉइंट पे गिरेगी। इसी तरह 20 की रेंज ये होगी तो 70 की क्या होगी, सेम डिस्टेंस पे आके गिरेंगी। इसी तरह जो 30 है उसकी रेंज सपोज करें कि ये होगी, तो बताएं कि 60 की जो रेंज होगी वो क्या होगी, उसी की भी सेम ही होगी। ऐसे जस्ट लाइक दिस, रेंज सेम होगी। ये कहता है कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल सेम होगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, और ये आप प्रूव करके दिखाएं, शो दैट, यानी कि प्रूव करके दिखाएं विद एग्जांपल। इन तीनों में से कोई भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करें कि हम इसी को ले लेते हैं, तो इसका जो हम डेटा निकालेंगे उस डेटा में हम क्या लिख रहे हैं, θ1, और किसके बराबर है भाई, 30 के, और उसको हमें क्या फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हमें फाइंड करनी होगी। और दूसरी कौन सी है भाई, θ2, उसकी जो एंगल है वो कितनी है, 60 की। क्या फाइंड करना है हमें, रेंज। तो अब हम इस पे भी रेंज वाला फार्मूला लगेगा, इसके ऊपर भी रेंज वाला फार्मूला लगेगा। बस फर्क ये होगा कि इसमें एंगल हम 30 की रखेंगे और इसकी एंगल 60 की रखेंगे। फिर देखेंगे कि दोनों का अगर आंसर सेम आता है तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि रेंज जो होगी वो सेम होगी। करके देखते हैं। तो पहले अभी थोड़ी देर हमने प्रूव किया था, ड्राइव किए थे फार्मूला हमने, कि जो फार्मूला होगा रेंज हॉरिजॉन्टल का वो क्या होगा, आपको याद होगा, नहीं तो थोड़ा रिकॉल कर लें। तो फार्मूला हम लिख रहे हैं, रेंज 1, फार्मूला होगा V0 स्क्वायर साइन 2θ अपॉन G, ये 1 के लिए। इसी तरह सेम ही सेम हम बात करेंगे रेंज 2 के लिए, फार्मूला सेम होगा V0 स्क्वायर साइन 2θ अपॉन G होगा। बस फर्क ये है कि इसके लिए हम जो एंगल यूज कर रहे हैं वो कौन सी यूज कर रहे हैं, 30। तो इसके लिए हम जो थीटा यूज करेंगे वो कौन सी करेंगे, 60। तो इसको आप नंबर दे दें 1 और इसको नंबर आप लगा दें 2। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं कि R1 इज इक्वल V0, यानी इनिशियल वेलोसिटी तो सेम है या कोई भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइन 2, थीटा की जगह क्या रखेंगे, थीटा की जगह रखेंगे 30 रखेंगे। बाकी क्या हो जाएगा, अपॉन में हम रखेंगे वही G। इसी तरह हम बात करते हैं रेंज R1। अब V0 हमने वही रखा, स्क्वायर हमने वही रखा, अपॉन G हमने वही रखा। साइन का मतलब तो हमने साइन रखा, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखते हैं कि रेंज 1 V0 स्क्वायर अपॉन G साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, ये याद करनी पड़ेगी, √3/2 होती है। तो अगर हम कहते हैं कि √3/2 होती है, तो अगर हम इसको कर देते हैं बॉक्स में बंद, और ये हम नाम दे देते हैं कि भाई इक्वेशन नंबर 1। अगर इस पे R2 इज इक्वल V0 स्क्वायर साइन 2 का मतलब 2, थीटा का मतलब 60, तो अपॉन में क्या रखेंगे, G रखेंगे। R2 की बात हो रही है तो V0 हमने स्क्वायर सेम रखा, G भी हमने सेम रखा, मल्टीप्लाई करेंगे साइन 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो रेंज और ये हो जाएगा V0 स्क्वायर अपॉन G
याद रख लेना कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो इसी तरह साइन 120 की अगर देखेंगे वो भी सेम होगी, √3/2 ही होती है। तो आप बताएं कि R1, तो आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखा था, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम देंगे? नंबर 2। अब हम करेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब बताएं R1 का जो वैल्यू है और R2 का वैल्यू बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसमें जो R1 है वो बराबर है किसके? R2 के। तो मैं लिख देता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड जो बराबर हो जाएगी किसके? राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं इट मीन्स रेंज ऑफ, इट मीन्स रेंज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज सेम। और ये क्या हुआ? ये प्रूव हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।